हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। बक्सर के युद्ध हारने के बाद जो है इलाहाबाद की संधि की जाती है, जिसमें शर्त क्या क्या थी हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इसके बाद की बात हुई, बंगाल में जो है इसके बाद क्या समस्या आई। तो देखिए, संधि में हमने आपको बताया था कि जो संधि हुई थी उसमें जो है एक बात साफ साफ बोली गई थी कि हमको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीन जगह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन लोगों ने ले ली थी। ठीक ना, दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। दीवानी का मतलब सीधा सीधा टैक्स वसूलने से समझ लीजिए। ठीक है, दीवानी के साथ साथ निजामत का भी अधिकार मिला था, दोनों अधिकार मिल गए थे। तो इस संधि से क्या हुआ था, दीवानी अधिकार मिल गया और दूसरा निजामत का अधिकार मिल गया। तो दीवानी और निजामत यानी प्रशासनिक कह सकते हैं, प्रशासन संबंधी, और दीवानी संबंधी यानी टैक्स वसूलने के लिए रेवेन्यू वाला। तो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन और राजस्व संबंधी दोनों अधिकार इनको मिल गए। अब देखिए, समस्या ये हुई कि भाई ये जो अंग्रेज थे उन्होंने जब इसको अपने जो है मतलब धरातल पे लाना चाहा इन सब चीजों को, तो उन्होंने जो है बंगाल के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, उड़ीसा के लिए अलग अलग जो है दीवान नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, उप दीवान नियुक्त किए गए थे। उसके बाद से बंगाल में हुआ क्या था कि इस बंगाल में एक नया पद निकाला गया हाजिम का, और हाजिम के पद पे जो है बैठाया गया किसको, तो मोहम्मद रजा खान को ही बैठाया गया, मोहम्मद रजा खान। ये साथ ही साथ जो है उप दीवान भी नियुक्त किया गया था बंगाल का। ठीक है, ये हाजिम की जो पद थी ये जो है मुख्य रूप से प्रशासन की देखभाल करता था। ठीक है, तो अब इसके बाद की जो काल आएगी जो है 1765 में जो है आपका ये हुआ था संधि। अब 1772 तक एक जो है इस बंगाल में प्रथा चलने लगी। ठीक है, इस बंगाल में एक प्रथा चलने लगी जिसको हम लोग बोलते हैं द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। तो ये रहा, ये सब जो है ये जो बातें थी ये क्या थी, इसको हम लोग अभी आज जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि संधि जो हुई थी, संधि से लाभ क्या हुई थी अंग्रेजों को, ओरली जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ संधि से क्या लाभ हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक बहुत बड़े जो है क्षेत्र का जो है सीधे सीधे अधिकार मिल गया इनको, अंग्रेजों को। ठीक है, दूसरी तरफ जो है असम के सिलहट वाले क्षेत्र में इनको जो है पूरा अधिकार मिल गया था। ठीक, तीसरी जो बात हुई थी वो ये कि इनको अवध में टैक्स फ्री करने का व्यापार मिल गया था। ठीक है, टैक्स फ्री जो है व्यापार करने का। और चौथी जो थी कि अब ये अवध को ढाल बना के जो है अन्य जगहों पे जो है क्या कर सकते थे, अपना जो है मतलब जो है नियंत्रण रख सकते थे। अवध को एक तरह से ये बफर स्टेट यानी कि बफर राज्य, यानी मध्य जो बीच के जो राज्य होते हैं, ये शत्रु राज्य हो गया और ये जो है हमारा राज्य हो गया, तो बीच का जो राज्य है तो उसको बफर राज्य बोलते हैं। तो इस बफर राज्य के रूप में जो है प्रयोग करने लगे। ठीक है तो इस तरह से बहुत सारी जो है इनके लाभ होते हैं इस संधि से। अब बात आती है कि इस संधि के बाद जो है इसमें मुख्य रूप से और जो है इस संधि के बाद जो है बंगाल में एक शासन देखने को मिलती है, उसको बोला जाता है द्वैध शासन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे द्वैध शासन था क्या। चलिए, संधि से एक चीज याद आया, हम आपको बता दें, जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उस संधि से संबंधित एक जो है इतिहासकार थे, उस समय के तत्कालीन इतिहासकार थे। ठीक है, यानी उस समय वो थे, पैदा हुए थे, तो उनका नाम था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन एक इतिहासकार थे। इन्होंने जो है किताब लिखी है जिसका नाम है सियार उल मुतखैरीन। तो सियारुल मुतखैरीन में इन्होंने जो बताया है, इन्होंने एक बात बोला है उस संधि के शब्द में कि एक हास्यास्पद
बात बोला है। वो क्या बोला है? गुलाम हुसैन कहते हैं कि ये जो संधि हुई है, इस संधि को जो है करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक घोड़े को खरीदने और बेचने में लगता है, या फिर एक घोड़े का दाम लगा, सॉरी घोड़े नहीं, एक गधे का दाम लगाने में लगता है। तो ये बात जो इन्होंने बोला है, इस संधि की तुलना गधे के दाम से जो है की है। यानी कि इन्होंने बोला कि इलाहाबाद की जो संधि थी, इसको अंग्रेजों को करने में उतना भी समय नहीं लगा, उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को बेचने या खरीदने में लगता है, बेचने या खरीदने में लगता है। तो ये बात जो है इस संधि के संदर्भ में इन्होंने बोला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जो है अभी बात करेंगे द्वैध शासन की, डुअल गवर्नमेंट। तो बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली, इस पे मेंस में जो है 125 क्वेश्चन पे जो है लिखने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, द्वैध शासन। तो डुअल गवर्नमेंट क्या था बंगाल में जो है सबसे पहले शुरू किया गया था, क्या था इसको लिए हम देखते हैं। तो पहले हम इसको आपको बताएं कि डुअल गवर्नमेंट का जो है फादर कौन होता है, जनक किसे कहा जाता है। तो डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन के जनक बोले जाते हैं लियोनल कार्टिस। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है डाइआर्की। उस डाइआर्की में इस द्वैध शासन का इन्होंने जो जिक्र किया है, और इसी किताब से जो है इंस्पायर होके, या फिर कह सकते हैं इनकी विचारधारा से इंस्पायर होके क्लाइव जो है क्या करता है, बंगाल में द्वैध शासन जो है लागू कर देता है। ठीक है, तो बंगाल में जो है इसको किसने लागू किया था? बंगाल में क्लाइव ने। तो अगर पूछ दिया जाए कि जो है भारत में द्वैध शासक का जनक कौन है, तो क्लाइव है। ठीक है, क्लाइव। ठीक है, इस द्वैध शासन को आप प्रांतों में देखेंगे कब? 1919 में, जब ब्रिटिश साम्राज्य आएगी तब। ठीक है, अभी तो कंपनी का जो है राज्य चल रहा है ना। तो बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर दिया किसने? क्लाइव ने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये द्वैध शासन है क्या। तो देखिए, हमने बताया कि सीधा सा अर्थ इसमें समझिए, द्वैध का मतलब दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन, दोहरा शासन कह सकते हैं। सीधा सा शब्द में कहें तो इसे दोहरा शासन भी कहा जा सकता है। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन, यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे आप हैं, तो आपके ऊपर जो है इधर से पिताजी जो है डांट रहे हैं, इधर से माताजी डांट रही हैं, तो ये दोनों लोग का शासन आपके ऊपर चल रहा है, तो इसी को बोला जाएगा दोहरा शासन। तो कुछ इसी संदर्भ में जो है यहाँ पे प्रशासन और जो है राजस्व के हिसाब से देखा जाए तो दोहरा शासन के अंतर्गत हुआ क्या? बंगाल वाले क्षेत्र में दो लोग शासन कर रहे थे। कौन? एक अंग्रेज और दूसरा जो है वहां का नवाब। उस समय नवाब कौन था? नाजिमुद्दौला। ठीक। तो अंग्रेज जो कर रहे थे तो किस हिसाब से कर रहे थे भाई? अंग्रेज डायरेक्ट इन पे जो है शासन नहीं कर रहे थे बंगाल की जनता पे, लेकिन इनडायरेक्ट जो है शासन में जो है इनका अधिकार था। कैसे? जो अंग्रेज थे इन्होंने जो है अपने पास दीवानी का अधिकार, निजामत का अधिकार, वित्त यानी राजकोष वगैरह, इन सब, दीवानी का मतलब क्या हो गया? वित्त ही तो हो गया। तो जो है पैसे, प्रशासन, इन सब चीजों का अधिकार अपने पास रख लिया। यानी कि जो है राजकोष से कितना रुपए जाना है, कितना नहीं जाना है, उस क्षेत्र में किस सेना की नियुक्ति होगी, हमारा जो है मतलब हाजिम कौन जो है नियुक्त होगा, नायब सूबेदार कौन नियुक्त होगा, ये सब तय कौन करता था? ये सब जो है तय करता था अंग्रेज। ठीक है। और नवाब के अधीन कर दिया गया कि भैया आप आंतरिक सुरक्षा जो है संभालिए। आंतरिक सुरक्षा को इनके नवाब के अंदर कर दिया गया कि आप जो है जो बंगाल के अंदर जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको जो है आप संभालिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग विद्रोह करने लगे, कोई उग्र हो जाए, तो इन सब चीजों को आप दबाइए, इसको संभालिए। यानी आंतरिक सुरक्षा आप जो है अच्छे से जो है रखिए। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी की जो है बात नवाब को दे दी गई। अब आप बताइए आंतरिक सुरक्षा का सीधा अर्थ क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा का सीधा अर्थ जो है अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर इसको एक बंगाल को एक घर के हिसाब से लीजिए, तो एक घर
एक घर के अंदर जो है सुरक्षा कब तक बनी रहेगी? जब तक लोग सतर्क रहेंगे, जब तक लोगों को जो है उनके अधिकार मिलते रहेंगे, ठीक है, जब तक जो है वो मतलब जो है पूरी जो है मुख्य धारा से जुड़ के आएंगे सामने, सबका जो है भागीदारी होगा। इसी तरह जो है यहाँ पे बंगाल में जो है लोगों के जो है शोषण होने चालू हो गए। भाई आंतरिक सुरक्षा कैसे होगी? वित्त है ही नहीं नवाब के पास, उनको फैसिलिटी दे ही नहीं सकता है नवाब। कोई अधिकारी अगर बढ़िया अधिकारी भी नियुक्त करे तो जो है नियुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अंग्रेजों की परमिशन चाहिए होती थी। तो ऐसे में जो है ये खोखली बातें थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि बंगाल के जो है जो क्षेत्र है उस पर जो है कैसा शासन चला है? दोहरा शासन चला है। कितने से कितने तक? तो 1765 से 1772 तक। इसको 72 में वारेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या करता है? हटा देता है। इस समय जो है 1765 में ही 1765 में वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स ये कासिम बाजार का प्रमुख चुना जाता है। ठीक है, ये कर्मचारी रहता है, उस समय आया रहता है 1750 में ये। तो कासिम बाजार का ये अधिकारी चुना जाता है। ठीक, कासिम बाजार कहाँ पड़ता था? तो ये कलकत्ता में पड़ती थी। तो हमने ये बताया अंग्रेज अपने पास दीवानी और प्रशासनिक यानी जो है निजामत दायित्व अपने पास रखे थे, और उन आंतरिक सुरक्षा का दायित्व किसको दे दिया था? नवाब को। और इस व्यवस्था को बोला जाता है द्वैध शासन। तो द्वैध शासन किस सिद्धांत पे आधारित थी? तो द्वैध शासन जो है इसको हम जो है बोलते हैं, देखिए लिख देते हैं, फिर जो है हम आपको बताते हैं। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, अधिकार रहित उत्तरदायित्व, इस सिद्धांत पे ये कार्य करता था। ठीक है, द्वैध शासन इस सिद्धांत पे कार्य करता था। मतलब समझिए कि उत्तरदायित्व रहित यानी उत्तरदायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अधिकार भरपूर है। मतलब ये वाली लाइन जो है यूज हो रही है अंग्रेजों के रिस्पेक्ट में, ब्रिटिशर्स के रिस्पेक्ट में, यानी अंग्रेजों के पक्ष में ये वाली लाइन बोली जा रही है। और दूसरी वाली लाइन अधिकार रहित उत्तरदायित्व, अधिकार रहित का मतलब अधिकार नहीं है लेकिन उत्तरदायित्व है। तो ये वाली लाइन चल रही थी नवाब के जो है रिस्पेक्ट में। अब भाई ऐसे में जो है दो लोग का शासन दिख रहा है सीधा सीधा। कोई भी काम हो, अंग्रेज जो है टैक्स वसूले, बर्बरता पूर्वक अगर वसूलते थे, मारते पीटते थे, तो जो है ये बोल के लेते थे कि भाई तुम्हारा राजा कर रहा है, तुम्हारा राजा जो है बोला है ऐसे करने के लिए। अब जो है लोग क्या समझेंगे कि जो है राजा ही कर रहा है, लेकिन वास्तव में कर कौन रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। यानी उन पे प्रत्यक्ष रूप से शासन जो है अंग्रेज दिखा रहे थे, लेकिन मतलब जो है लिखित रूप से जो इसका कार्यभार सौंपा गया था वो नवाब को दे दिया गया था। तो इस तरीके से इस लाइन को जो है समझिएगा कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, ऐसा कोई अधिकार उत्तरदायित्व ही नहीं है इनके पास, लेकिन अधिकार भरपूर है ये सब। और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, इनके पास कोई अधिकार नहीं है और उत्तरदायित्व बहुत है। ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? नाजिमुद्दौला को, नाजिमुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उस समय, मीर जाफा का बेटा था, तो इस नाजिमुद्दौला को 53 लाख रुपए वार्षिक ये लोग कर देते थे। कर नहीं देते थे यानी कि पेंशन देते थे, पेंशन कह सकते हैं। 53 लाख रुपए क्यों देते थे? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा आप बनाए रखिए, प्लस आपकी जो है कुछ खर्चा उर्चा होगी, राजा है, आपकी शान शौकत है, तो उसको जो है इसलिए देते थे। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस युद्ध के बाद या फिर कब अंग्रेजों के मुगलों के शान में कमी देखी गई, जबरदस्त कमी देखी गई, तो कहेंगे 1764 के युद्ध के बाद। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है बात करते हैं द्वैध शासन पे। तो जो है बात हो गई। अब इस द्वैध शासन से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए हट जाते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं। तो द्वैध शासन जो है बहुत ही खराब शासन रही। कार्नवालिस ने एक बात बोला था ब्रिटिश संसद में कि दुनिया में 1765 से 1772 के बीच जो है बंगाल में
शासन अपनाई गई थी वो उससे ज्यादा भ्रष्ट शासन पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। ये बात जो है कॉर्नवालिस ने बोली थी, जो कि आगे गवर्नर बन के आएगा। ठीक है, तो इसी 1765 के बाद ही क्या हुआ था कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल का, अभी तक गवर्नर होते थे लोग, कंपनी के गवर्नर होते थे, लेकिन अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब ये सामने जो है बात आई कि जब ये जो है द्वैध शासन, यानी ये द्वैध शासन जो है लागू कर दिया, इसने जो है संधि कर ली, तो कई सारे जो है काउंसिल के सदस्य जो थे, कलकत्ता काउंसिल के जो सदस्य थे, वो बोलते थे कि भाई जो है हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों लोगों को जो है भारतीयों को नियुक्त कर रहे हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्ट जो है शासन करते हैं। भाई प्रशासन डायरेक्ट क्यों नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं इन लोगों ने किया। तो इन्होंने अपना शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, इसके पीछे जो है क्लाइव की बहुत सारी तर्कें थी। ठीक है, तो क्लाइव ने जो है क्या क्या बोला है डायरेक्ट प्रशासन न करने के संदर्भ में, कि देखिए सबसे पहली बात उसने जो है समझाया, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, और समझाते जाते हैं, बोलते जाते हैं। पहली पॉइंट इसने बोली क्लाइव ने कि टैक्स में कमी होने लगेगी, टैक्स में कमी होने लगेगी अगर हम लोग जो है करेंगे शासन। क्यों? क्योंकि अभी जो है अगर हम नवाब के नाम से अगर हम जो है करते हैं, नवाब के नाम से, तो जितने जो है भाई टैक्स लगते हैं, बॉर्डर टैक्स लगते हैं या फिर चुंगी का जो भी लगता है, वो जो है अन्य व्यापारी आते हैं, जैसे डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, और भी कोई यूरोपीय हो गया या फिर कोई एशियाई देश होते हैं, जो भी आता था वो व्यापार के लिए टैक्स देता था। ठीक है, सीमा शुल्क जिसे कहा जाए या फिर उत्पाद शुल्क, जो भी सब सारी टैक्स जो है पे करता था। लेकिन जब ये डायरेक्ट ये लोग जो है शासन करेंगे, तो इसका कहना था कि तब जो है हमको जो है बाहरी समझ के लोग हमें जो है टैक्स देंगे ही नहीं। ठीक, तो पहली बात ये जो है इसमें कमी आ जाएगी टैक्स में। दूसरी बात इसने बोला कि कंपनी अगर शासन करती है तो यहाँ की जनता, यहाँ के अन्य क्षेत्रीय राजा, ठीक है, और अन्य यूरोपीय कंपनियां एकजुट हो जाएंगी और हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तीसरी बात यह थी कि अभी इसके पास इतने बड़े बड़े क्षेत्र को शासन के लिए इसके पास अधिकारी नहीं थे, क्योंकि ये भारतीयों पे भरोसा नहीं कर सकते थे पूर्ण रूपेण। ठीक है, चौथी जो बात थी वो ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चार्टर थी, यानी नियम जो थी, कंपनी की नियम जो थी, इस कंपनी के नियम में सीधा सीधा लिखा गया था कि आप लोग, यानी कि जो भी ये कंपनी के लोग हैं, आप लोग जाएंगे बाहर जाएंगे, यानी पूर्वी देशों में या फिर अन्य किसी भी देशों में, तो वहां केवल आपको व्यापार करना है, न कि राजनीति करनी है। केवल क्या करना है? व्यापार करना है। तो यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर लोग थे वो इसके खिलाफ हो सकता था। ठीक, दूसरी बात, कंपनी के डायरेक्टर होते या ना होते, ब्रिटेन में अन्य जो है व्यापारी वर्ग जो थे, अन्य व्यापारी वर्ग, वो जो है इस कंपनी की नीति के विरुद्ध हो जाते, क्योंकि अभी ब्रिटेन में केवल ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये अधिकार मिला था कि आप आइए भारत से व्यापार करिए। ये इनको मोनोपोली थी, एक तरह से कह लीजिए, एकाधिकार था। लेकिन वहां के जो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में और भी जो कंपनियां थी, व्यापारिक कंपनियां, वो चाह रही थी, संसद से, राजा से बार बार बोलती थी कि आप हमको भी परमिशन दीजिए वहां जाने के लिए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल पाती थी। तो अगर उनको पता चलती तो इनका पोल खुल जाता और वहां पे जो है विद्रोह की भावना जो है इंग्लैंड में जो है हो जाती। तो बहुत सारे जो है कारण होते हैं, अगर आप सोचेंगे छोटी छोटी पॉइंट तो कई सारी कारण जो है आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट शासन न करने के जो है ये सब कारण थे। ठीक भाई, इनको मतलब जो है गैर शासन संबंधी जो है चीजों को, व्यापार संबंधी जो है चीजों को भी पैदा करना पड़ जाता। जैसे कि अभी इनका जो है मेन ये भी था कि व्यापार से जो है ध्यान हट जाता, और इनका मुख्य कार्य था जो है व्यापार करना, पैसा कमाना। अगर शासन ले लेते यहाँ की, तो यहाँ पे जो है इनका जो पैसा वैसा था वो जो है फालतू चीजों में जो है जाने लगता।
ठीक है। जितना जो है कमाई डायरेक्ट जो है मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है हुई, जितना जो है कमाई इनको जो है जितना भी टैक्स राजा को जो है नवाब बना के, राजा जो होते थे या नवाब होते थे उनको नवाब बना के हुई, उतना इनको डायरेक्ट हो ही नहीं सकती थी। तो ये बात ये जो है क्लाइव जानता था, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें थी। अब हम इसके बाद जो है बात करें कि इस द्वैध शासन से जो है क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ। द्वैध शासन से, द्वैध शासन के लाभ या फिर फायदे, और यहां पे हम हानि की भी बात कर लेंगे। 1 मिनट समय देख लिया जाए। समय बहुत तेजी से जा रहा है, चलिए हम जो है केवल नॉर्मली जो है हम बात कर देते हैं 2-4 पॉइंट के साथ। देखिए लाभ क्या हुआ था, कंपनी को जो है लाभ मतलब जो है वित्त ज्यादा मिलने लगा, कंपनी को जो है वित्त में ज्यादा मिलने लगा, ठीक है। इनके जो सेना थे इनका खर्चा जो है कहां से ये नवाब देने लगे। इंग्लैंड से जो आती थी जो है धन, इंग्लैंड से जो धन आती थी वो बचने लगी, क्योंकि यहीं से जो टैक्स से जो पैसा वसूलते थे उसी पैसे से जो है ये लोग जो है यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल कच्चा जो है माल खरीद के और अपने यहाँ जो है ले जाते थे, ठीक है। तो इंग्लैंड से जो है पैसा आना बंद हो गया, तो इनके रिस्पेक्ट में तो ये सब जो है लाभ हुए, ठीक है। हानि क्या हुई, तो हानि जो है बहुत तगड़ा हुई भारत के लिए, भारत के लिए हानि हुई। यहाँ के हानि में जो है हम आपको बात गिनवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता क्या था कि जमींदारी प्रथा जो है अब अच्छे लोगों को न मिलके ऊंचे बोली लगाने वाले को मिलने लगी। जो ज्यादा जो है दाम लगाता था उसको जमींदारी जो है मिलती थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो है भाई कृषि पे जो है ध्यान नहीं देंगे लोग, ज्यादा कमाने पे ध्यान देने लगेंगे। दूसरी बात जो है क्या हुई कि यहाँ के जो है व्यापार वाणिज्य जो है वर्ग थे इनका क्षति हुआ, क्योंकि कृषि जो है बढ़िया से होगी नहीं तो कच्चे उत्पाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीसरी बात जो है कि जो भी जो है बुनकर जुलाहे ये सब होते थे इनके जो है व्यापार को धक्का लगा। इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय जो है ये बुनकर और जुलाहे अपने अंगूठे कटवा लिए थे ताकि उनको जो है ये सब जो है काम न करना पड़े, और वो सब जो है चोर डाकू डकैत ऐसे बन गए थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी हानि देखने को मिलती है। हम इस पे लाभ और हानि पे जो है विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मेंस के रिस्पेक्ट से भी बड़ी मतलब जो है आता है जो है सवाल इसमें, और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि आगे की चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।